हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है इसका नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, ये जो टॉपिक है सब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो 2 मार्क्स का है, चाहे वो 3 मार्क्स का है, चाहे जो भी हो, क्वेश्चन आना ही आना, ये तो गारंटी है। तो इस टॉपिक को 5 स्टार डाल दो, इससे क्वेश्चन आना एक जरूरी है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो नाम से तुम्हें साफ पता चला। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये मान लो एक सरफेस है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, हर सरफेस पे हर जगह क्या हो 10 वोल्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो जो कंडक्टर होता है ना वो ऑलमोस्ट इक्विपोटेंशियल ही होता है। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। सर क्यों होता है? मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ पे तुम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं कि नहीं इक्विपोटेंशियल नहीं, यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट, सपोज कर लो यहाँ 20 और यहाँ 10 है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो एक तरफ हाई एक तरफ लो, कंडक्टर में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? हम बता रहे, 1 मिनट शांति रखो। यहाँ 20 यहाँ 10 वोल्ट, अब क्या होगा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। किधर से किधर चार्ज फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो सर इंसुलेटर में क्यों नहीं होता? इंसुलेटर में अगर यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है, तो चार्ज तो फ्लो करना चाहता है, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे 20 तो 20 रहेगा, यहाँ पे 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन कंडक्टर में फ्लो कर जाता है। जैसे एक पाइप है, मान लो ऐसे पाइप है, जब यहाँ पानी भरोगे तो ऐसा हो सकता है यहाँ का लेवल इतना और यहाँ का लेवल इतना? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। वाटर कैन फ्लो थ्रू दिस पाइप, तो मतलब इसमें कंडक्ट हो सकता है, वाटर आराम से फ्लो कर सकता है। तो ये कब हमेशा क्या होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल क्या, जितना हाइट यहाँ उतना ही हाइट यहाँ होगा, दोनों का हाइट हमेशा इक्वल हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता इधर हाइट कम होगा यहाँ हाइट ज़्यादा हो, या इधर कम इधर ज़्यादा, कभी नहीं। दोनों का पोटेंशियल हाइट क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी जिसके पास है। अगर यहाँ बंद कर दो, अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे इतना हाइट और यहाँ पे इतना, यस पॉसिबल है, क्योंकि अब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, वाटर कंडक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे रुकावट आ गया, तो अब एक तरह का इंसुलेटर का बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ हो सकता है यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का हाइट ज़्यादा और यहाँ का हाइट कम हो, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कंडक्ट नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। वाटर बात समझ में आया? इसलिए कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि अगर एक तरफ का ज़्यादा एक तरफ का कम है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ वाटर को फ्लो करवा के सेम करता है, वहाँ पे चार्ज को फ्लो करवा के दोनों आपस में बैलेंस कर लेगा और इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। कंडक्टर में पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। आइसोलेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर मैं लेक्चर शुरू से बात से देखते आ रहा हूँ तो मैं एक बार बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा कंडक्टर में जीरो नहीं होता है। एक केस है जिसमें हम लोग है ना चार्ज को फ्लो करवाते हैं, वहाँ जीरो नहीं होता। नहीं पता है तो फिर मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, उसमें देख लेना, मैं बताया हूँ वहाँ पे जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बता ही देता है, 1 सेकंड का काम बता देते हैं। जैसे ये है ना, बैटरी लगा दोगे, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो यहाँ पे ये कंडक्टर होते हुए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, क्योंकि ये आइसोलेट नहीं है, ये कंडक्ट है बैटरी की हेल्प से, तो यहाँ पे जीरो नहीं होता है। इसका हम पीएचडी करवा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता किसी भी कंडक्टर में। हाँ, आइसोलेट है तो होगा। उसी तरह कोई कंडक्टर अगर आइसोलेट है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल आइसोलेट का मतलब समझते हो, अकेला, कोई इस पर ज़बरदस्ती कुछ लगा ना हो तो की बात हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझ में आ गया कि क्या होता है। देखो, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, एक बात बताओ, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए से बी ले जा रहे हो किसी चार्ज को, क्यू को ए से बी ले जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी है और यहाँ पे पोटेंशियल भी है। तो बताओ वर्क डन एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? हम बताए हुए वर्क डन अपॉन क्यू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या लिखोगे, बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। और एक्सटर्नल क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो एक्सटर्नल बी माइनस बी ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते तो बी ए माइनस बी बी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। वर्क डन जो है, अभी हम लोग एक्सटर्नल कर रहे हैं,
वी बी माइनस वी ए अपॉन, ये पढ़े हो तुम लोग, ये पढ़े हो तुम लोग, ठीक ना। तो वी बी माइनस वी ए। तो एक बार बताओ, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी बी इक्वल होगा वी ए के। यस सर होगा। वी बी क्या होगा, इक्वल होगा क्या, वी ए के। तो वी बी इक्वल है क्या, वी ए के। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो बताओ वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या आ गया, 0। अगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता, मान लो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता तो यहाँ क्या लिखते, वी ए माइनस वी बी। अगर वी ए माइनस वी बी लिखोगे, वी ए भी इक्वल टू वी बी, तो भी क्या हो जाता, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या होता, 0 ही तो होता, वर्क डन 0 होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज है ये, 2 मार्क्स में प्रूव करने भी आ सकता है, तो ऐसे प्रूव करोगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 आइदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक्सटर्नल वर्क डन, दोनों क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो, और ड्राइवेशन अगर आया एग्जाम में तो ऐसे ही करोगे, 2 मार्क्स का आ सकता है। तो ये है, ये पता चल गया। ओके सर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क डन का ऐसे पूछ सकता है। देखो क्या ये दे देगा, यहाँ पे एक चार्ज दे देगा, बोलेगा कि बताओ ए से बी ले गए हो, ठीक है, ए से बी ले गए हो, ठीक ना, बी ले गए ए से बी, और तुमसे वर्क डन पूछता है। ए से बी ले गए और वर्क डन तुमसे पूछता है, ये कैपिटल क्यू मान लो, और 2 कूलम चार्ज को ए से बी ले जा रहा हो, वर्क डन बताओ। तो देखो इंसान ना सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि सभी पैरामीटर्स दे देगा, रेडियस ये वो, तो सबको लगेगा कि चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए डेटा देता है। याद रखो, एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पे इस चार्ज के कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। यहाँ पे भी इस चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर, इस चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाओगे, पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ये क्या इक्विपोटेंशियल है ना। किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर होता है, याद रख लो। किसी भी पॉइंट चार्ज का एक स्फीयर होता है, तो यहाँ से यहाँ ले जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखना 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब इसी में देखो क्या है, ध्यान देना, अगर होलो स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, होलो स्फीयर। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। एक चार्ज क्यू को मान लो होलो स्फीयर है, जिसका पोटेंशियल होलो स्फीयर है, जिसपे कैपिटल क्यू है, चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। होलो स्फीयर पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। एक स्मॉल क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी पे ले जाया जा रहा है, स्मॉल चार्ज क्यू को ए से बी पे ले जाया जा रहा है। तो बताओ क्या होगा पोटेंशियल। तो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से तो क्या होगा, 0। आप जानते हो क्या, एक और क्वेश्चन पूछता है, ए से सी पे ले जाया जा रहा है, सी कहाँ है, अंदर है, सी पॉइंट कहाँ है, अंदर। आप पूछता वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ। ए से कहाँ ले जा रहा है, सी से। आप पूछा वर्क डन बताओ, इस चार्ज क्यू को ए से कहाँ ले जा रहा है, सी से, वर्क डन बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताओ वर्क डन कितना होगा। देखो वर्क डन यहाँ पे भी 0 होगा, और इंपॉर्टेंट लिखो इस कॉन्सेप्ट को, वर्क डन यहाँ सर क्यों 0 होगा। अभी हम लोग पढ़े पोटेंशियल, होलो स्फीयर के पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, और वो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, जो उसके सरफेस पे होता है, जो उसके सरफेस पे होता है। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ए पे के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पे भी, और हम लोग पढ़े होलो स्फीयर का ये कॉन्सेप्ट है कि जो इसके सरफेस पे होता है वो इसके अंदर होता है। तो अंदर भी पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल एट सी, ये क्या था, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट सी के क्यू अपॉन आर। दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ भी ले गया तो वर्क डन 0, यहाँ से यहाँ भी ले गया तो वर्क डन 0। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में भी। तो याद रखना क्या होगा, 0 होगा। ओके सर, बहुत सही। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछेगा ना पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, पॉइंट चार्ज का क्या बताओ। मार्कर अलग अलग कलर का यूज कर लेते, एक ही कलर से तुम लोग को सही से दिख नहीं रहा। ओके, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो क्या होता है। अगर कोई पूछे पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज का, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर होता है, लिख लो। अच्छा सर, लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बताओ, खुद से बता सकते हो तो बता दो। लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बताओ, सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे प्लेन चार्ज का क्या होता है, किसका, प्लेन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। प्लेन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद प्लेन होता है,
क्या होता है? प्लेन। प्लेन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? खुद प्लेन होता है। प्लेन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? खुद प्लेन होता है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट चार्ज का स्फीयर, लाइन चार्ज का सिलेंडर और प्लेन चार्ज ऑफसेट का खुद एक प्लेन होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का लिख लो, तीनों का पूछ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होता है। किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ये कैसे सर? मैं बताता हूँ। ये भी प्रूव हो जाएगा। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये तुम यहाँ से ये dr डिस्टेंस मूव किए एक चार्ज क्यू को ए से कहाँ से कहाँ ले गए हो? ए से बी ले गए, ए से बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, ए से बी ले गए। तो अब एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर, हम लोग पढ़े हुए हैं, एफ डॉट डी आर। तो यहाँ क्या लिखोगे? एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया? डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ये चलो इसको डी आर की जगह यहाँ पे एल ही ले लो, क्यों दिमाग लगा रहे हो? एफ डॉट एल, एफ डॉट एफ एल कॉस थीटा। तो एल लोगे तो डी डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू होगा, क्योंकि अब एल छोटा नहीं है, क्या है? बड़ा। डी एल होता तो डी का मतलब डी किसी के साथ भी लग जाता वो छोटा होता है, तो वर्क डन भी छोटा होता, हम डी हटा दिए तो एल, एफ एल कॉस थीटा। ओके, ठीक है, एफ एल कॉस थीटा। ये एल कहाँ लिए? सरफेस पे। कहाँ लिए? सरफेस पे। एल कहाँ लिए? सरफेस पे। जैसे ये है ना, ये इसके सरफेस पे एक मार्कर के इतना एल ले लिए। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे को पता है ए से बी जाने में वर्क डन कितना होगा, बता सकते हो? ए से बी जाने में वर्क डन कितना होगा? कौन सा सरफेस से इक्विपोटेंशियल? तो डब्ल्यू ए बी क्या होगा? 0। अभी पढ़ो तो क्या आ गया? एफ एल कॉस थीटा। तो बताओ एफ एल कभी 0 हो सकता है? नहीं। चलो अभी एक और चीज़ ये था, चलो यहीं पे एक चीज़ लिख देते हैं, डब्ल्यू ए बी। फोर्स को क्या लिख सकते हो? फोर्स को क्या लिख सकते हो? क्यू ई। हम लोग पढ़े ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो हम क्या लिखे? क्यू ई। बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है? 0। तो 0 इक्वल टू क्या लिखो? क्यू ई एल कॉस थीटा। एक बार बता, क्यू 0 हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। क्यू तो एक चार्ज है ना, अगर चार्ज तुम बोलो यहाँ से यहाँ एक चार्ज ले जा रहे हो तो चार्ज की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। लेंथ कभी 0 हो सकता नहीं, क्योंकि एल जब दे रहो फाइनाइट तो वो कुछ ना कुछ होगा। ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बोले हम ई है। तो बता क्यू ई एल कभी 0 हो नहीं सकता था। कौन 0 होगा? कौन 0 होगा बच्चों? बताओ कौन 0 होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन 0 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो ये थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल होता है? यहाँ पे ई और एल के बीच का, ई और एल के बीच का, ई और एल के बीच का। तो मेरे को पता चल गया ई और एल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एल कहाँ पे था? सरफेस पे था। एल कहाँ पे था? सरफेस पे। और ई ऐसे, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड एल? तो हम लोग बाय प्रूव कर दिए कि थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। कहाँ पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि वर्क 0। अगर वर्क 0 है तो बताओ कॉस थीटा भी क्या होगा? 0। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। स्टार डालो। बोर्ड वाले तो कंफर्म स्टार डाल दो, कंफर्म डाल दो बोर्ड वाले, और स्टेट बोर्ड वाले तो कंफर्म डाल देना। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक ना? तो पूछा जा सकता है कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री बनाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो यहाँ से तुम आराम से बता सकते हो इसको। क्लियर है? तो ये भी एक पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हो गया। ठीक ना? अब देखो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जैसे मान लो ना, दो सरफेस है, ये मान लो एक ये सरफेस और एक ये सरफेस और एक ये, दोनों इक्विपोटेंशियल है। मतलब इस पे पूरा पोटेंशियल सेम है, मान लो 50 वोल्ट, और इस पे पूरा पोटेंशियल सेम है, मान लो 20 वोल्ट।
तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 20 और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 40 है। ये 40 और ये 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 40 वोल्ट का। अगर ये इंटरसेक्ट कर गया, तो जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये लाइन है, कोई भी दो सरफेस जब इंटरसेक्ट करता है तो वो लाइन बनाता है इंटरसेक्शन पे, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट बनाता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन लाइन। यहाँ क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन लाइन, क्योंकि सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये लाइन कहाँ पर है? ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्टर है, यहाँ पे एक लाइन बन रहा है। देखो लाइन बन रहा है ना, नहीं दिख रहा है? जैसे मान लो ये और ये इंटरसेक्ट किया तो एक ये वाला लाइन बन रहा है ना। देखो ये उंगली जो दिख रहा है, ये लाइन एक बना ना, ये वाला लाइन बना, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन लाइन होगा वहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या होगा? ये क्यों पोटेंशियल है? अगर इंटरसेक्शन लाइन है तो वहाँ पे बताओ क्या होगा? 40 वोल्ट होगा कि 20 वोल्ट होगा? अगर तुम बोलोगे 40 तो 20 बुरा मान जाएगा, क्योंकि 20 बोलेगा हम तो इक्व पोटेंशियल सरफेस थे, तो 40 वहाँ कैसे हो गया? क्योंकि मेरे पूरे जगह पे क्या हो, पोटेंशियल क्या होना चाहिए था? 20। और अगर तुम 20 बोलोगे तो 40 बुरा मान जाएगा, क्योंकि अगर तुम 20 बोलोगे तो 40 वाला इक्व पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा। अगर तुम 40 बोलोगे तो 20 वाला नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिर इंटरसेक्शन लाइन पे दो पोटेंशियल आ रहा है, एक 20 और 40, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो लिख लो वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर वाई। तो आंसर क्या होगा? इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, then at the line of intersection there are two value of potential which is not possible। ठीक है, तो इस कारण से two equipotential surface never intersect with each other। two equipotential surface never intersect with each other। ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का। हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज पढ़े। एक और देखो क्या, E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। ये जानते हो तुम लोग, ये पढ़े हो। तो मैग्नीट्यूड में बस देखो, मैग्नीट्यूड में बताओ क्या लिखोगे? dV अपॉन dr। किसमें? मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड, माइनस साइन को हटाओ, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो E इक्वल टू क्या लिखोगे? dV अपॉन dr लिख देना, इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? dV अपॉन dr। तो बताओ dr इक्वल टू क्या आ गया? dV अपॉन e। ये dr है क्या? dr जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। मान लो जैसे ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 20 वोल्ट का, ये 40 वोल्ट का। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? dr। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? dr। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। देखो अभी ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है, कई सारा ग्राफ बनेगा। ये समझ में आ गया? तो देखो एक चीज़ बता रहा है, इधर सुनो। dr की जहाँ e ज़्यादा होगा वहाँ dr क्या होगा? कम, क्योंकि इन्वर्सली है। तो देखो जैसे ये एक पॉइंट चार्ज का मैं बनाता हूँ प्लस q का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाता है ना। तो एक बात बताओ, क्राउडनेस कहाँ ज़्यादा दिख रहा है? क्राउडनेस यहाँ पे ज़्यादा है लाइन का, फिर धीरे धीरे क्राउडनेस क्या हो रहा है? कम। जहाँ क्राउडनेस ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये। देखो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। रेड कलर। देखो हुआ क्या, ध्यान देना। एक और बना दे, बहुत दूर, चलो यहाँ पे बना देते। पूरा नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये क्या है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस, ये dr और ये भी dr और ये भी dr। यहाँ पे dr की वैल्यू क्या है? बहुत कम है, और यहाँ पे dr की वैल्यू ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर कोई तुम्हें बोल दे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ पॉइंट चार्ज का, तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे। देखो अब क्या है,
यहाँ पर डी आर क्या है कम, यहाँ पे डी आर क्या है ज़्यादा, और यहाँ पे डी आर बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो डी आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ क्राउडनेस क्या है ज़्यादा, चार्ज के जस्ट बगल में क्राउडनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो यहाँ पे डी आर क्या है कम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया तो यहाँ पे डी आर क्या हो गया ज़्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो गया तो बताओ इन दोनों के बीच का डी आर क्या हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम ई उतना ज़्यादा क्या होगा डी आर। समझ में आया ये? तो ये बन गया किसका? आइसोलेटेड चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, आइसोलेटेड चार्ज का बन गया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तुमसे पूछ दे कि है ना आइसोलेटेड का ना बनाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव का बनाओ और नेगेटिव नेगेटिव का बनाओ। तो देखो मैं उसका भी बना रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो ये जो है ना मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाया हुआ हूँ। देखो मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ है तो मैं बनाया हुआ हूँ। ये तो तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ऐसे जा रहा है और इधर आ रहा है, ये बनाए हुए हम लोग पहले भी। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ? इस रीजन में, क्योंकि क्राउडेड है, उसके बाद इधर क्या है कम है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़्यादा है, क्राउडेड है, स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हुए, ध्यान देना, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी। तो देखो हो क्या रहा है, इधर क्राउड ज़्यादा है तो ये देखो डी आर देखो, ये पॉइंट देखना, ये डी आर, ये जो डी आर दिख रहा है, ये जो डी आर दिख रहा है यहाँ पे कम है, और यहाँ पे यही डी आर देखो, ये रेड और ब्लू में देखो, ये डी आर यहाँ कम है और यहाँ पे डी आर क्या है ज़्यादा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डी आर यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या है कम। यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कम, तो डी आर की वैल्यू क्या है ज़्यादा। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डी आर कम है और यहाँ पर डी आर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बहुत कम है। इसी तरह इधर भी बना हुआ है। समझ में आया किस तरह से बना हुआ है? ये समझ में आ रही है कैसे बना हुआ है? ठीक ना। अब हम लोग किसका बनाते हैं? पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव का। तो उसका भी मैं बना के तुम दिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ क्राउडेड ज़्यादा है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ डी आर कम है, यहाँ पे क्राउडनेस कम है, क्योंकि ये बस फील्ड लाइन इतना 3 जा रहा है बस यहाँ से देखो 1 2 3 4 6 7, इधर से 1 2 3 बस जा रहा है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है कम, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन बहुत कम पास कर रहा है। तो यहाँ पर डी आर की वैल्यू क्या है ज़्यादा। आई बात समझ में? क्लियर है? डी आर की वैल्यू क्या है ज़्यादा। उसी तरह इधर भी है, यहाँ डी आर ज़्यादा है, यहाँ पर डी आर कम, यहाँ पर डी आर ज़्यादा है, यहाँ पर डी आर कम, क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है। क्लियर है? बात समझ में आया? अब हम लोग किसका बनाते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव का। ठीक है, देखो अब हम ये पॉजिटिव का बना। अब इसको समझो कैसे बना ये बताओ। यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है इस रीजन में? इधर तो एकदम जीरो और इधर भी कम है, इधर सबसे ज़्यादा है, इधर भी कम और इधर भी कम, इधर सबसे ज़्यादा इस रीजन में और इस रीजन नीचे वाले में। देखो एक पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस रेड कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। ठीक है, ये ए और ये बी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखो। तो देखो ए और बी इक्विपोटेंशियल सरफेस में मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में डी आर की वैल्यू क्या है? बहुत कम दिख रहा है ना डी आर की वैल्यू। यहाँ पे डी आर देखो, इन दोनों में डिफरेंस, डी आर बहुत कम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा, यहाँ पे भी डी आर क्या है बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे भी डी आर क्या बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे डी आर बहुत कम है, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे भी क्या है ज़्यादा। यहाँ डी आर बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बहुत कम, यहाँ पर डी आर ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या बहुत कम। ठीक है, उसी तरह इधर भी है, देखो यहाँ पर डी आर कम है क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ इस साइड ज़्यादा है, इधर भी डी आर कम है क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ इस साइड भी ज़्यादा है। इधर डी आर ज़्यादा हो गया क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पर डी आर ज़्यादा है क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है, अब दूसरा ए बी सी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, ना के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो जीरो फील्ड है, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनना ही नहीं है। यहाँ पे फील्ड है ही नहीं ना, यहाँ पे फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे फील्ड नहीं है तो डी आर तो होगा ही नहीं। डी आर क्या हो जाएगा? जहाँ फील्ड जीरो वहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट। डी आर इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े डी बी अपॉन ई। ई अगर जीरो थे डी आर क्या हो जाएगा? ई अगर जीरो थे डी बी अपॉन जीरो, डी बी अपॉन जीरो क्या हो गया? इन्फिनाइट। क्या हो गया? इन्फिनाइट। ठीक है, तो डी आर की वैल्यू यहाँ इन्फिनाइट है, यहाँ पे इसलिए कोई भी बनाए नहीं, बीच में यहाँ पे बनाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो डी आर क्या होगा? इन्फिनाइट, इसलिए बनाए नहीं। तो इस तरह से ये बना गया। यहाँ देखो डी आर कम, यहाँ डी आर कम, यहाँ पर डी आर ज़्यादा, यहाँ पर डी आर ज़्यादा, यहाँ पर डी आर ज़्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ फील्ड कम है तो डी आर ज़्यादा होगा, यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डी आर कम है। समझ में आया? ये पॉजिटिव का बन गया, तो ये बनाने आ सकता है, ये पॉजिटिव कम बनाए हुए, तो इसको भी बना लो। क्लियर है?
कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जितना कर सकते हो करो। और पूरे अच्छे से वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो। बाकी हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।